या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी तस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, आप सभी को महानवमी और विजयादशमी के हार्दिक शुभकामनाएं। ये बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। आज हम सब लोगों को रावण के पुतले के दहन के जगह अपने अंदर के बुराई रूपी, लालच रूपी, लोभ रूपी, एक दूसरे को घात पहुंचाने रूपी जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण आपके अंदर बैठे हुए हैं, असल में उसको जलाने की आवश्यकता है, उसे खत्म करने की आवश्यकता है। प्रतिमा को जलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दिल्ली में, मैं जब से हूँ, मैं 90 से करीब करीब दिल्ली में हूँ, रावण की प्रतिमा और बढ़ती जा रही है, भव्यता और बढ़ता जा रहा है, उसका आयोजनों की विशालता भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको जलाया जाता था, वो उद्देश्य का लेस मात्र भी कहीं क्षय नहीं हो रहा है, थोड़ा भी उसमें कमी नहीं आ रहा है। ये अफसोसजनक है, चिंताजनक है। तो विजयादशमी का असल फलार्थ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने अंदर के रावण को, अंदर के बुराई को, अंदर के लालच को मारेंगे। असल में वो इसी की प्रतीक है, क्योंकि आपके अंदर तो माचिस लगाई नहीं जा सकती ना, तो वो बाहर एक प्रतीक के रूप में उसको जलाया जाता है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण आपके अंदर है, उनको मारिए। वो त्रेता युग वाले तो उसी वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मार दिया था। भगवान राम के मारे आदमी दोबारा जन्म नहीं ले सकता, उसका मोक्ष होता है। तो उस रावण का तो मोक्ष हो गया होगा, क्योंकि भगवान राम के हाथों मरे। आप अपने वाले अंदर के राम को जगाइए और रावण को मारिए, तभी जा करके आपका कल्याण होगा। आपके अंदर की बुराई पर आपकी अच्छाई की जीत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार अब सब सारे लोगों को एक बार पुनः दशहरा, शस्त्र पूजन और इत्फाक से तिथि टूट की वजह से महानवमी भी था, तो इन तीनों की पुनः एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मित्रों, आज का मुद्दा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोविड-19, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, कोरोना महामारी, अब अपनी प्रतिष्ठा खो दिया है। मतलब शुरू में जितना मान सम्मान इसको मिला, जितना खौफ इसका था, मतलब लोग, मैं तो टीवी पर भी लगा के, जैसे मैं मास्क लगा करके आपसे बात करूं, इतना खौफ था। मोबाइल को छूने से पहले आदमी हाथ धोता था। दिन भर में मैं भी कुछ भी चीज़, हमारे घर के अंदर मेरा तकिया, रुमाल, तौलिया भी अगर टच हो जाता था तो मैं साबुन से हाथ धो लेता था, या सैनिटाइजर रखा रहता था कि तुरंत उसको सैनिटाइज कर लूँ। अब उसमें थोड़ी लापरवाही दिख रही है, क्योंकि अब हम बाहर जा रहे हैं तभी मास्क लगा रहे हैं, और बाहर के कोई चीज़ से स्पर्श हो रहा है तभी हम सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब घरों में हम बेखौफ हो गए हैं। चुनावी सभाओं में तो, चुनाव में मंच पर और मंच के नीचे वाले लोग तो बेखौफ ही हैं। हम चुनाव में देख रहे हैं कि कोरोना का कहीं कोई खौफ नहीं है। सच्चाई ये है कि कोरोना का अपना घातक क्षमता पहले से बढ़ा है, मृत्यु दर पहले से बढ़ा है। लेकिन चूंकि हमारे मीडिया को मसाला चाहिए, पहले चूंकि कोरोना से पहले कुछ था ही नहीं, आईपीएल आने के बाद तो उसके पहले से ही कोरोना खत्म हो गया था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत ने कोरोना की प्रतिष्ठा का तहस नहस धूसरित कर दिया था। अब रही सही बिहार का चुनाव ने उनका मटियामेट कर दिया है। मतलब अब कोरोना नाम की कोई चीज़ कहीं समाचारों में नहीं है। लेकिन मेरा तो फर्ज है कि दोनों हाथ जोड़ करके आपको बताऊं कि कोरोना अपने उसी घातक क्षमता में है। आप उसे उतना ही खौफ खाइए जितना इसके शुरुआती स्टेज में खाए थे, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन सरकार और नेता ये कहते हैं कि अगर आपके यहाँ चुनाव है तो आप पर ही अप्लाई नहीं, क्योंकि अप्लाई वहीं होगा जहाँ चुनाव नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में कहे थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन वही बिहार के भाषण में एक बार भी नहीं कहे कि भाई यहाँ तो पूरा ढिलाई है, सारा नियम का तहस नहस हो रहा है। मैं भारत के हाई सिविल अथॉरिटी होने का नाता मैं यहाँ संबोधन नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो तो खैर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, वहाँ का जो लोकल मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जिम्मेवारी है उस पूरे राज्य की सेवा करना, कोरोना से पीड़ित लोगों का इलाज करना, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर बैठे थे। लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं तो मास्क लगाया हूँ, देखिए मैं सोशल डिस्टेंस के पर रहा हूँ, प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिला रहा हूँ। लेकिन
आप लोग ऐसे लापरवाही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अभी दवाई नहीं आई है और आप ढिलाई बरत रहे हैं। लेकिन खैर, उनको वोट लेना था, वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक नंबर है कि एक आदमी बढ़ा। अगर आप मरेंगे भी तो एक नंबर होगा कि एक आदमी मरा, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरा संसार है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। पुनः माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना आपको छुए नहीं। मित्रों, मेरा प्रश्न था कि क्या भ्रष्टाचार, अपराध, संगठित अपराध भी अब चुनाव में मुद्दा खो दिया है? क्या अब ये मुद्दा नहीं रहा? आज इसी विषय पर सिलसिलावार बात करूंगा। अपराध, भ्रष्टाचार सभी पार्टियों में है। मतलब अभी जो चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों का घोषणा हुआ सभी पार्टियों के द्वारा, उन सभी पार्टियों में मैक्सिमम परसेंटेज अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, किसी न किसी केस में संलिप्त लोगों की, किसी पर न किसी पर सजायाफ्ता जैसे सिचुएशन वालों की लोग का उम्मीदवारी सभी पार्टियों ने दिया है। लेकिन ये बात अब बड़ा ध्यान से, बड़ी बहुत बारीक है। लोग कहते हैं कि छठवीं फेल, छठवीं फेल, छठवीं फेल। मैं तेजस्वी की जो राजनीति देख रहा हूं वो यहाँ के पीएचडी वालों लोगों को मात दे दिया। इस मामलों में भ्रष्टाचार मुद्दा ना बने, इसका सबसे पहला शुरुआत तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी ने क्या किया कि सबसे पहले अपने माता पिता का तस्वीर अपने पार्टी मुख्यालय, विजन डॉक्यूमेंट, हर चीज, गाड़ी के जो झंडे, स्टिकर, बैनर होते हैं उस पर से हटाया। क्योंकि उसको पता था कि हमारे माता पिता आकंठ भ्रष्टाचार में खुद भी डूबे हुए और उनका पूरा खानदान डूबा हुआ था। वो जेल यात्रा पर उनके पिताजी इसी केस में है। अगर भ्रष्टाचार बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि आपके पिताजी रांची में कह लिए हैं। उसने बड़ी चालाकी से माता पिता को तस्वीर से अलग किया। चर्चा में भी भ्रष्टाचार न आवे इसलिए उसने सबसे पहले कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे। वो एक बार भी राफेल की चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी भी वहां गए तो राफेल का चर्चा नहीं की, केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं की, चौकीदार चोर है का चर्चा नहीं की। बड़ी समझदारी से उसने मामला को रोजगार पर दे दिया। एनडीए उसके जाल में फंस गई। उसने 10 लाख रोजगार बोला, एनडीए ने 19 लाख रोजगार बोला। खैर, ये तो बड़ा ही शुभ संकेत है कि चुनाव अब रोजगार और विकास पर होगा। लोकतंत्र के लिए इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल है कि रोजगार की बात कौन कर रहा है? दारू छोड़िए, दारू आपके सेहत के लिए नुकसानदायक है, ये कौन कह रहा है? जो खुद ही आकंठ दारू में डूबा हुआ है। तो क्या उसकी बात की वो वैल्यू होगी जिस वैल्यू से वो कह रहा है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन तेजस्वी ने बड़ी होशियारी से, बड़ी समझदारी से उसने भ्रष्टाचार, एक बार भी नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगाया। एक बार भी केंद्र सरकार के किसी घोटाले का, किसी भ्रष्टाचार का, किसी लापरवाही का चर्चा नहीं किया। उसने सीधा सीधा अपना मांग दोहराया कि बिहार का राज्य का दर्जा का हुआ, कोरोना में जो लोग गए हुए थे उनकी लापरवाही हुई, उनका इलाज बढ़िया से नहीं हुआ, हम आपको 10 लाख आते रोजगार देने, फलाना फलाना में रोजगार की कमी है। क्योंकि रोजगार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बेरोजगारी तो इस पूरे देश में है, बिहार उससे अलग नहीं है। बिहार से लोग आज भी खेतों में काम करने के लिए हरियाणा और पंजाब जाते हैं और अपनी दुर्दनी करते हैं। जो एक बिहार के बच्ची के साथ पंजाब में बलात्कार हुआ, वो खेत में काम करने वाले मजदूर था बिहार का, जो वहां पर गया हुआ था और वहां मौके का फायदा उठा करके एक निहायत ही घटिया स्तर का उसके साथ काम किया हुआ, जिसको हम बलात्कार कहते हैं। और वो भी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसका उम्र भी चर्चा करने का मेरा हिम्मत नहीं, क्योंकि टट्टी पर जितना पत्थर मारोगे ना बदबू उतनी ज्यादा फैलती है। हो सकता है छीटा भी आपके ऊपर में, तो उस कर्म कुकर्म पर चर्चा ना करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि इतनी हो जाने के बाद भी भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है। देखिए, जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक उस पर खर्चा नहीं होगा। आपको चर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। एक एटलीस्ट आप ये बात तो करें कि भाई भ्रष्टाचार अब हमारे देश में चर्चा योग्य रहा कि नहीं। भ्रष्टाचार हमारे देश में बात के योग्य भी अब नहीं रहा, तो ये अब इससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ही पर चर्चा नहीं होगा तो लोगों को, आने वाले पीढ़ी, जो लोग लालू यादव के शुरुआती 90 के दशक का शासन जाने हैं, उनको तो उसमें से तो कई लोग अब वोट के लिए जाते नहीं है, बुजुर्ग हो गए। और जो बच्चे नए नए फेसबुक और सोशल मीडिया पर जान रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि लालू प्रसाद यादव किस जुर्म की सजा काट रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के टाइम में क्या क्या जुर्म, क्या क्या अपराध हुआ, तो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी यादव का। सब लोग छठवीं पे कह रहे हैं, उसने जितने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया, एक से एक विद्वान लोगों को फांस दिया अपने राजनीति।
हालांकि राजनीति का काम ही है कि 100 और मात आप उसके चाल का काट ढूंढे, आपके उस चाल का काट ढूंढे और आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने आपको बड़ा दिखाने का प्रयास करिए, होता है। और यही हुआ भी। तेजस्वी ने 10 लाख का झांसा दिया, एनडीए को 19 लाख पर आना पड़ा। मतलब एनडीए ने ये नहीं कहा कि भाई आपको हम क्यों जनता वोट दे, आप 6वीं में 6 बार फेल है, आपको क्यों वोट दे, आपका एक भाई गांजा पी करके कभी कृष्ण कभी राधा कभी कुछ बनता रहता है, हम आपको क्यों वोट दे जबकि आपने अपने ही घर की नई नवेली बहू को दहेज प्रताड़ना के लिए घर से बाहर निकाल दिया। हम आपको क्यों वोट दे कि आपकी एक बहन के शादी में पूरे बिहार का शोरूम की महंगी नई नई मर्सिडीज और BMW गाड़ियां उठवा ली गई या छीन ली गई बारात का स्वागत करने के लिए, पंडाल सजाने के लिए। पटना, रांची, बिहार की कोई नामजद शोरूम नहीं था जहाँ का सोफा उठा करके पटना की सड़कों पर बारात के स्वागत के लिए न लगाया गया। कहीं ये चर्चा ही नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग फांस दिए। जैसे आप इस पर चर्चा करेंगे तेजस्वी बोलेगा रोजगार के लिए इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं कर रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या अब ये बात के योग्य भी मुद्दा नहीं रहा भ्रष्टाचार? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो उत्तर प्रदेश में तो जातीय उन्माद है, हालांकि बिहार में भी जातीय उन्माद में वहां भी MY कमीशन और भूराबार साहब कॉम्बिनेशन पर चुनाव होता है। लालू प्रसाद अपने इसी चीर परिचित मुद्दों पर चुनाव लड़ते आए हैं और जीतते भी आए, सफलता भी हासिल हुआ। नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पूरा एनडीए एक तरफ था, लालू प्रसाद यादव अकेले एक तरफ थे और उन्होंने अपने MY कमीशन के तहत सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत हासिल किया था। तो वो मुद्दा रहा है। लेकिन अब की बार तेजस्वी ने उन सारे मुद्दों को कहीं कोई हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं छुआ। बड़ी चालाकी से उसने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। बड़ी चालाकी से उसने कहा कि पलटू चाचा हमको बताएं कि कोरोना में जो लोग बिहार के सड़कों पर पैदल चल रहे थे, लखनऊ दिल्ली से पैदल 1000 किलोमीटर चल के आ रहे थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया। बड़ा अच्छी है। मुद्दे के रूप में तो ये मुझे बहुत सराहनीय और बहुत ही शानदार मुद्दा लगता है, क्योंकि असल में चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर होना चाहिए कि आप कितना अस्पताल बनाओगे, आप कितना स्कूल बनाओगे, आप कितनी सड़कें बनाओगे, आप बने हुए अस्पतालों में कितनी व्यवस्था सुधारोगे, आप स्कूलों में कितना और सुविधा बढ़ाएंगे। चुनाव तो इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन ये तब जबकि चुनाव के बाद जिस तरह से चुनाव घोषणा पत्र को अमल करने की प्रथा नहीं है हमारे देश में, जबकि अमल होना चाहिए, उस तरह से अगर अमल होता है और तो विकास एक मुद्दा होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं। चंद्रमा भाई नमस्कार। चंद्रमा भाई ने मुझे मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूं उनके मार्गदर्शन पढ़ूं। चंद्रमा भाई ने कहा कि बिहार चुनाव में बीजेपी पार्टी चुनाव हार रही है और इस तरह बीजेपी की रैलियों में जनता जानी नहीं चाहती, इसीलिए 19 अच्छा आगे नहीं लिखा है आपने कुछ। चंद्रमा भाई आप अपना बात कह रहे हैं, एनडीए कह रहा है कि लालू प्रसाद जी की पार्टी हार रही है और आप कह रहे हैं वो हार रहा है, तो ये तो कोई रेलेवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। मेरा मुद्दा चंद्रमा भाई आज ये नहीं था। मेरा मुद्दा ये था कि क्या हमारे समाज में अब भ्रष्टाचार और करप्शन, अब ये अपराध, यह मुद्दा रहा ही नहीं, चर्चा भी इस पर ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक बिहार के एक जिले में सरेआम गोली मार दी। एक कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा था, विधायक की चुनाव लड़ रहा था, उसको गोली मार दी। किस पार्टी से था ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि जो उसकी विपक्ष में पार्टी थी उसमें भी लोगों ने टिकट दिया है। तो अब ये अपराधी को किसने टिकट नहीं दिया ये चर्चा नहीं। मतलब एनडीए ने भी भरपूर टिकट दिया है और महागठबंधन ने भी भरपूर टिकट दिया है। उसी में एक पार्टी का नेता सरेआम मार दिया गया चुनाव प्रचार के दौरान। वो खुद भी जिसने मरा वो दूध का दूल्हा नहीं था, उस पर भी कई मुकदमे, आधा दर्जन से ज्यादा मर्डर और अपराध और छिनतई जैसे बड़े और भारी मुकदमे दर्ज थे। तो वो तो अपने किए हुए अपराध के बलि चढ़ गए, क्योंकि जिसको आपने मारा है वो तो आपको खोजेगा ना भाई कहाँ है, आपको मौका मिलता है। और नेता चुनाव में लापरवाह होता है, क्योंकि चुनाव में वो चौकन्ना नहीं रहता, उसको भीड़ चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, और उसी भीड़ में कोई कार्यकर्ता को रुमाए और आपको सिक्के चल दे। मेरा ये कहने का है कि कहीं पर ये 2 दिन पुरानी घटना है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस पर चर्चा नहीं किया। टीवी पर डिबेट का ये हिस्सा नहीं रहा। टीवी पर अमूमन मुंह फाड़ करके बकवास होती रहती है, लेकिन किसी चैनल पर मैंने नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा हो तो बताओ, किसी चैनल पर ये डिबेट नहीं हो कि बताइए एक विधानसभा के प्रत्याशी जो उम्मीदवार था, जो चुनाव लड़ रहा था, चुनाव मैदान में सरेआम उसको गोली मार दी गई
और वो कहीं विषय भी नहीं रहा। अब इससे ज्यादा निंदनीय, चिंतनीय और सोचने वाली बात चंद्रवरा भाई आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं किस पार्टी का था, कौन मारा। मैं यहाँ एनडीए, यूपीए और महागठबंधन का चर्चा नहीं करा। मैं चर्चा तब करता जब पता चलता कि जी एनडीए में तो कोई अपराधी ही नहीं है, सब दूध के धुले भगवान राम के वंशजों को टिकट दी गई है, भगवान कृष्ण के वंशजों को टिकट दी है, अल्लाह के फॉलोअरों को टिकट दी गई है, वाहे गुरु की लोगों को टिकट दी गई है, गुरु गोविंद सिंह जी के वंशजों और फॉलोअरों को टिकट दी गई। तो मैं कहता था ठीक बात है, लेकिन ऐसा ना तो एनडीए ने किया न यूपीए ने किया। अब वहां महागठबंधन है, यूपीए तो है नहीं, यूपीए तो केंद्र में है, वहां महागठबंधन है, वो यूपीए ही है मतलब। तो इसमें तो किसी ने कहा, तो मैं क्यों किसी का नाम रखूं कि वो उम्मीदवार एनडीए का था या महागठबंधन का था। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, दोनों ही राजनीतिक संगठन बल्कि है, राजनीतिक कोलाबोरेशन जो है, उन सभी ने टिकट दिया। कोई आदमी अनंत सिंह जैसे अपराधी को दिया है, तो कोई आदमी बालिका अपराध गृह के जो सुधार गृह का मेन विक्टिम है उसकी पत्नी को दिया। मतलब कोई आदमी साबुद्दीन जैसे अपराधी की पत्नी को दिया। हालांकि वो बार चुनाव नहीं लड़े क्योंकि लगातार 3-4 वर्ष वो हार रहे थे, उनको पता चल रहा था कि उनके पति की करिश्मा और खौफ दोनों खत्म हो गया है, तो वो अब की बार चुनाव नहीं लड़े, तो वहां पर यादव जी को दिया गया है। लेकिन फिर भी दिया तो गया ना कई लोग, कई अपराधियों को। तो आप ये बात समझिए कि सरेआम एक विधानसभा के उम्मीदवार का हत्या हो जाता है और ये चर्चा भी नहीं होता। चिंता का विषय ये है। राजनीतिक दल तो अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं, लेकिन क्या समाचार एजेंसियां, सोशल मीडिया, आम जनमानस, माउथ मीडिया पे कहीं चर्चा है? जहां मरे होंगे वहां के लोगों ने 10-15 मिनट चर्चा किया होगा, उसके बाद वहां के भी सोशल मीडिया को मैंने देखा, उस क्षेत्र के उस पर आजकल सुविधा है कि कोई पोस्ट डालते तो पता चल जाता है कि कहाँ से आदमी देख रहा है और कहाँ से टिप्पणी आई है। वहां से तो कहीं कोई टिप्पणी उस हत्या पर आई ही नहीं। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि हमारे देश में भ्रष्टाचार पर अब चर्चा नहीं? आप कितना हो बड़े अपराधी हो, कितना हो बड़े भ्रष्टाचारी हो, आप चुनाव लड़िए, चर्चा आप पर नहीं होगा, क्योंकि चर्चा आप शराब विषयों पर होगा। और अगर ये है तो लोकतंत्र के लिए अशुभ है, क्योंकि लोकतंत्र में बेखौफ मतदान होना चाहिए। और जब खौफ का प्रतिमूर्ति ही चुनाव लड़ रहा होगा तो मतदान बेखौफ कैसे होगा, मतदाता बेखौफ कैसे होगा? क्योंकि वो हमेशा खौफ में ही रहेगा कि वोट दूं तो गलत, ना दूं तो उससे भी बड़ा गलत। तो फिर निष्पक्ष कहाँ रहा? एक तो चुनाव आयोग नकारा हो गया है बिहार में, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि चुनाव आयोग है भी कि नहीं, क्योंकि जो गतिविधि चुनाव आयोग को देखने को मिल रही है, अब उससे ज्यादा शर्मनाक, चिंतनीय और निंदनीय सिचुएशन हो नहीं सकती। लेकिन खैर, आम जन, हम देश में सबसे ज्यादा सशक्त मीडिया मानते हैं माउथ मीडिया। हमारे देश की जो सामाजिक संरचना है, माउथ मीडिया की बात इतनी तेजी से फैलती है, इतनी जल्दी फैलती है कि उतना बीबीसी लंदन भी नहीं फैलता आज तक, और एबीपी भी नहीं फैलता। मित्रों, माउथ मीडिया की आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। ये बात तब की है जब हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी देश आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे रहे थे, अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। कहीं कहीं अखबार निकलता था, वो भी चोरी छुपे, अंग्रेज को पता चल जाता था कि ये अखबार निकल रहा है तो उस पर छापा पड़ जाता था। अब रात के अंधेरे में बेसमेंट में अंदर छुप के कहीं अखबार बना, लेकिन वो समाचार गांधी जी, सुभाष जी, जवाहरलाल जी क्या कह रहे थे मेरे गांव शोभा छपरा में, मेरे गांव वाले रहने वाले लोगों को पता चल जाता था कि क्या कहा जा रहा है, गांधी जी ने क्या कहा। ये है मीडिया की ताकत, क्योंकि उस वक्त मीडिया के साथ माउथ मीडिया भी थी। आज भी गांव में माउथ मीडिया इतना है कि बहुत, लेकिन हालांकि अब तो बहुत, ये फेसबुक जब से आया है तब से फेक बुक हो गया। तिवारी जी को नमस्कार। फेक बुक हो गया है, कई फेक समाचार आ गया है, तो माउथ मीडिया तो और बुरी बात है, लेकिन फिर भी सही विषय पर तो चर्चा हो। मैं बड़ा दंग हूं कि एक सरेआम विधानसभा को उम्मीदवार को गोली मार दी गई, समाचार वाला नहीं दिखा रहा है, क्योंकि या तो वो नीतीश से पैसा लिया है, लालू से पैसा लिया है। मैं सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है, मैं इसलिए कह नहीं रहा हूँ, इल्जाम है, आरोप है। नहीं तो जरूर समाचार चैनल पर ये पैनल बैठता, आधे घंटे का डिबेट होता, दो पुलिस अफसर, दो नेताओं को बुलाया जाता कि भाई इस सिचुएशन में क्या होता। कोई कहता कि भाई क्यों ना मर्डर हो, मर्डर कोई स्वतंत्रता सेनानी में अंग्रेजों ने गोली मारा है, पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजरों ने गोली मारा है, कि डोकलाम में आपके चीन और उसके झड़प में मरे हैं। आप खुदे कुकर्म कहते, अपराधी के आधा दर से ज्यादा आप पर खुद का मुकदमा था, तो जिसको आपने मारा वो आपको मारा है। ये खुल के चर्चा होती तो लोगों को पता होता कि अच्छा तो इतना बड़ा अपराधी था तो उसको टिकट कैसे मिल गया।
लेकिन समाचार वाला तो ये करेगा नहीं, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से बेनिफिट लेना है, और राजनीति में करने के योग्य ही कोई नहीं है। क्योंकि महागठबंधन कैसे करेगा, उसका खुद ही दाग है। इंडिया कैसे करेगा, उन्होंने खुद ही सबसे ज्यादा लोगों को दे रखा है। अब ये कंपटीशन है इसमें भी कि तू ज्यादा अपराधी को देगा कि मैं ज्यादा अपराधी को दूंगा। तो जो आदमी इस बात पर मुकाबला कर रहा है कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, मैं और गंदा करूंगा, इस विषय पर लड़ाई हो तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया। लेकिन मेरा अफसोस है कि माउथ मीडिया पे भी अगर हम ये लोग बात नहीं करेंगे तो फिर समाज आपको माफ नहीं करेगा। कल के इतिहास में पूछा जाएगा कि भाई राकेश परमार, एक चीज बता, तू उस वक्त फेसबुक में एक सुविधा थी तो तू फेसबुक लाइव पा करके क्यों नहीं कहा। तो मैं कहूंगा डेट में आप आर्काइव में निकाल लीजिए, वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है। मैं अपना फर्ज निभाया था, क्योंकि मुझे बताया गया है कि अगर आपको सांप का मंत्र आता है और 7 समुद्र पार भी सांप काटा है, अगर तुमको पता है कि सांप काटा है तो जितना दूर तक तुम जा सको जान बचा करके, मतलब यहां तक भी पानी में जाओ और यहीं से मंत्र पढ़ो, मंत्र आपका वहां स्वीकार होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि सांप काटे का मुझे मंत्र आता है तो मैं घुटने भर पानी में ही सही, लेकिन घुस करके अपना मंत्र पढ़ रहा हूँ। ये आधा मिनट का वीडियो ही सही, आधा घंटा का वीडियो ही सही, मैं बनाकर अपनी बात रख रहा हूँ। राहुल सिंह दीक्षित जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। भाई साहब ने मुझे मार्गदर्शित किया, मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई मुझे मार्गदर्शन देता है तो मेरा हौसला बढ़ता है, और त्रुटि अगर होती है तो वो तुरंत का तुरंत सुधार हो जाता है, ये सबसे बड़ा खुशी होती है। तो राहुल दीक्षित जी ने लिखा है कि पहले के लोग समझ बूझ वाले थे भैया, झूठ बोलने से डरते थे, आजकल नेता भैया राहुल भाई आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम सिर्फ यही कह करके अपने आप को संतावना दे लेंगे तो हम गलत पे होंगे। क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि पहले के लोग शरीफ थे और अभी वाले बदमाश हैं, झूठे हैं, अपनी सीट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा यही फर्ज है कि हम अपनी बात प्रचार करें। आपका फर्ज है कि आप भी अपने तरफ से प्रचार करें। कुछ नहीं प्रचार है तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में। आपका भी दीक्षित वंश का बहुत बड़ा ग्रुप है, बिहार के बहुत लोग उस पर होंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार बात तो ठीक आ रहा है राकेश परमार, राहुल दीक्षित ने शेयर किया है तो राहुल दीक्षित का भी आशीर्वाद उसमें है। क्योंकि आखिर एक विधानसभा के उम्मीदवार का भरे मैदान सरे मैदान गोली मार दी गई और चर्चा कहीं नहीं, बस समाचार आया कि विधायक पद के उम्मीदवार का हत्या, बस खत्म हो गया। जिस तरह से खोया पाया आता है उसी तरह से आया और चला गया, चर्चा नहीं हुआ। ये बात है कि अब भ्रष्टाचार क्या चर्चा का भी विषय नहीं है। चुनाव मुद्दा तो खैर कब का खत्म हो गया, भ्रष्टाचार चर्चा का भी विषय नहीं है। और अगर चर्चा का भी विषय नहीं है तो इसके लिए दोनों ही राजनीतिक दल दोषी हैं, वो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, क्योंकि ये दो ही गठबंधन वहां पर चुनाव लड़ रहा है। और दो गठबंधनों की जिम्मेदारी है कि इस बड़े और भारी मुद्दे और खतरनाक मुद्दे पर समाज में तो कम से कम चर्चा करें, समाज में तो कम से कम अपनी बात रखें कि भाइयों देखो यहाँ पर अपराध चरम पर है। एक मान लो जिस पार्टी का उम्मीदवार था उसके विरोधी वाले ही कहते कि देखिए क्या हो रहा है, सरेआम एक आदमी को गोली मार दी गई है, सरेआम एक आदमी को मार दिया गया है। अवश्य जी राहुल जी नमस्कार, आप अपनी बात रख सकते हैं। वीडियो में भी आप इतने खूबसूरत आदमी हैं, इतना बढ़िया से बोलते हैं, इतनी सुंदर मोबाइल फोन है आपके पास, आपको भी 15-20 मिनट 25 मिनट जितना संभव हो सके वीडियो बनानी चाहिए। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो लिखिए, अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हैं तो मेरे वाला को अगर उचित समझते हैं तो किसी को शेयर करिए, ये आप ही का बात माना जाएगा। मित्रों, मैंने जैसा कि अपने चुनाव में अपने संबोधन में शुरू किया था कि लालू प्रसाद के बेटे ने बहुत बड़ी समझदारी की। सबसे पहले भ्रष्टाचार के प्रतीक अपने माता पिता का तस्वीर हटा दिया, मामा मामी को चुनाव कार्यालय में घुसने नहीं दिया, और भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार के किसी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया। राफेल का आज दाम इस चुनाव में नहीं आया है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आप राफेल के दाम आएंगे तो लोग चारा में 90 से लेकर के और आपके पिताजी के माताजी के राज तक चारा का क्या रेट था उसकी चर्चा कर देंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी तो लालू प्रसाद यादव के मुकाबले में तो अभी कोई बिहार में दूर दूर तक नजर नहीं आता। तेजस्वी को ये बात समझ में आ गई और बड़ी सफाई से, बड़ी सच्चाई से और बहुत ही जी राहुल नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी ही सातिराना अंदाज से उसने ना तो भ्रष्टाचार को छुआ ना ही अपराधी को छुआ। वो सीधे बोला कि 10 लाख रोजगार आते ही देंगे।
और एनडीए उसमें फंस गई। एनडीए ने ये कहा कि रोजगार तो बाद में देना, पहले तो वो रोजगार कर जो भ्रष्टाचार के उद्योग में तेरे परिवार में लगे हुए थे। मैंने ये अपने वीडियो में बोला था, क्योंकि मैं तो हर वो मुद्दा बोलता हूँ जो जरूरी है, हर वो मुद्दा बोलता हूँ जो बोलना चाहिए। मैंने बोला था कि जब 10 लाख रोजगार देंगे वो तो मुझे सबसे पहले तो लग रहा है कि अपने मामा को, मामी को, अपने बड़ी बहन को और छोटी बहन को, जीजा को, चाचा को, जो लोग अपराध में संगठित तौर पर शामिल थे, उद्योगपतियों से पैसा जबरन वसूल लेते थे, बल्कि मैं कहूँ छीन लेते थे, उन लोगों को रोजगार की चिंता तेजस्वी को सबसे ज्यादा है। सबसे पहले तो वो उनको रोजगार देगा। मैंने तो अपनी बात रखा था। ये नीतीश कुमार का गठबंधन भी कह सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भाई इससे बढ़िया होगा कि हम पहले उसमें करें, क्योंकि अगर आप कहोगे तो कुछ आपके तरफ भी मामला कहीं जा तो नहीं रहा है। मित्रों, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो लोग ज्यादा नहीं सुनते हैं। थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना। मेरा आज बहुत अफसोसजनक और चिंताजनक मुद्दा है कि क्या जिस तरह से कोरोना अपना प्रतिष्ठा खो दिया है, तब जबकि कोरोना का मारक क्षमता उतना ही गहरा और गंभीर है, उतना ही खतरनाक है, लेकिन अब वो प्रतिष्ठा नहीं रही, समाचार चैनलों पर भी नहीं रही, माउथ मीडिया में भी नहीं रही, और आपके व्यवहार में भी नहीं रही। उसी हिसाब से अगर भ्रष्टाचार भी अब क्या विषय चर्चा का भी नहीं रहेगा, ये बहुत दुखद है। संभव भाई ने मेरे को मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूँ कि उनकी मार्गदर्शन को पढ़ूं। संभव जी ने लिखा है कि बाहुबली के साथ सिर्फ 2 आदमी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एक जो अपने आप को उससे कैटेगरी में रखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, दूसरा जो डरे हुए हैं। हम दूसरे दल के नेता को जाते देख रहे हैं, वजह सिर्फ डर। ऐसे लोग क्या विकास कर। मैंने आप थोड़ा लेट जुड़े संभव भाई, मैंने यही कहा कि अगर अपराधी चुनाव में होगा तो भय मुक्त मतदान कैसे होगा, क्योंकि भयभीत करने वाला ही उम्मीदवार है। हमको तो बराबर भय बना रहेगा कि अगर हमारे यहाँ से नहीं जीता तो हमको डर है, और जीत गया तो फिर डर है। मतलब डर हमारे अंदर से गया ही नहीं है। शैलेश सिंह राठौर जी को नमस्कार। मतलब आपको डर के साय में जीना है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हारब तो थू रहो और जीतब तो तू रहो, भोजपुरी में कहते हैं। मतलब हारेंगे तो थोड़ेंगे और जीतेंगे तो तोड़ेंगे। मतलब आपका मरना हर हाल में है, तो अगर आपको मरना ही है तो कम से कम शान से मरे कि भाई मैं कम से कम मरते मरते मुझे एक बात तो अफसोस नहीं रहेगी कि मैं एक अपराधी के आगे झुक गया। मरा तो वीर अभिमन्यु भी था। अभिमन्यु का मौत भी तो घेर के लोगों ने मारा था, लेकिन उनके नाम के आगे वीर बालक की संज्ञा दी जाती है, वीर अभिमन्यु कहा जाता है। वीर क्यों? क्योंकि वीर गति को प्राप्त हुए, वीरता से लड़ते लड़ते हथियार डालकर नहीं मरे। उस तरह से ही अगर आपको मरना ही है तो फिर वीरता से मरिए, अपना नाम रोशन करिए। आपका आत्मा आपके पास है, वो आपको नहीं धिकारेंगे कि आप झुक गए हैं और कुछ नहीं कर सकते। बात बहादुर मत बनिए, संभव नहीं है अगर बोलने की, तो कम से कम भ्रष्टाचार मुद्दा बना रही, अपने माउथ मीडियम तो कहिए। मैं मानता हूं कि आपकी बात आज तक पर नहीं होगी, एबीपी पर नहीं होगी, जी न्यूज पर नहीं होगी, इंडिया टीवी पर नहीं होगी, इंडिया नेशन पर नहीं होगी, मानता हूं, क्योंकि वो सबके सब स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। लेकिन फेसबुक पर आपको किसने रोका है? आइए ना, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट वीडियो बनाइए और सर्कुलेट करिए। बढ़िया वीडियो सर्कुलेट होता है, बढ़िया वीडियो वायरल होता है, जरूरी मुद्दा चर्चा होता है। एक बार आप करिए तो कहीं, मतलब वही है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबियत सुछाने वाला। एकला चलो रे, जदि तोर कोई डाक सुने ना कोई, ढूंढ तुम्हें अकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। कि अगर आपका कोई बात नहीं सुन रहा है तो आप अकेला ही चलिए। चला था अकेला कारवां साथ हो गई। कई तरह के मोटिवेटर्स लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है, आपको सिर्फ उसको याद करना है। आपकी स्थिति उस हनुमान की है कि लंका किनारे बैठ के सोच रहे कि क्या करें, तो जामुन जाते हैं और कहते हैं कि क्यों चुप बैठो बलवाना, तुम समुद्र लांग सकते हो, मैं जामुन नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन ये आपका एक छोटा भाई होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप इसको चर्चा में तो लाइए, ताकि बिहार की जनता याद आवे, क्योंकि हमारी यादाश्त बहुत कमजोर है। हमें याद आवे कि यार कौन कौन से दिन और कैसे कैसे दिन हमने देखे हैं। ये विषय चर्चा में तो हो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाचार पर नहीं होगा, राजनीतिक दलों में नहीं होगा, ये आप ही के द्वारा होगा और आप ही इसको करेंगे। आप भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएं, भ्रष्टाचार पर चर्चा बनाए रखें, मतदान के दिन तक चर्चा बनाए रखें, ताकि लोग मतदान करने से पहले इस बात को समझें कि मतदान हम किसको दे रहे हैं, अकंठ डूबे भ्रष्टाचारी को दे रहे हैं या अपराध में डूबे अपराधी को दे रहे हैं।
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, शंभू जी बोलिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ये भी आप ही का आवाज होगा। तब तक मतदान के दिन तक अगर आप चर्चा में बने रहेंगे, बनाए रहेंगे, तो कम से कम लोग एक बार तो सोचेगा ना कि यार चर्चा है तो हम क्यों ना भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए किसी और को दें। और हमारे नेताओं को लग जाएगा कि भ्रष्टाचार से तौबा जनता कर ली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको टिकट नहीं देगी, भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देगी। क्योंकि अंततः राजनीतिक दल को जीतना होता है, और गुंडे मवाली और भ्रष्टाचारियों को इसलिए टिकट देती है क्योंकि वो जीत का श्योर सर्टेन माध्यम है। पीट के, डरा के, धमका के आपसे वो छीन लेते हैं, ले लेते हैं, और नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों का संख्या बल बढ़ जाता है। आप गुंडा को टिकट देने का एकमात्र वजह यही होता है, उनको गुंडा से प्रेम नहीं है। गुंडा जीत का शर्तिया इलाज है कि हाँ भाई ये जीत के ही आएगा, इसीलिए उसको टिकट दिया जाता है। आप उसके घमंड तोड़ दीजिए राजनीतिक दल को कि हम गुंडे को नहीं देंगे। हालांकि बड़ी खुशी है कि 2014 में भी, 2019 में भी बहुत सारे गुंडों को मुंह की खानी पड़ी और अच्छे अच्छे स्वयंभू लोग नहीं जीत पाए। शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन वही है कि पत्थर थोड़ा और उछालिए, आसमान में सुराख नहीं, पूरा बड़ा होल करना है, और ये तभी होगा जब आप तबीयत से उछालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माता रानी एक बार पुनः आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। विजयदशमी और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।